हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर इनसाइट्स। और आज हम लोग का बेसिक्स ऑफ सॉइल साइंस सीरीज का दूसरा वीडियो आने वाला है। और ये दूसरा वीडियो है सॉइल एसिडिटी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सॉइल पीएच क्या होता है, जो कि एक मास्टर वेरिएबल होता है जो हमारे सॉइल का एसिडिटी बेसिसिटी को डिटरमाइन करता है। तो उसके क्या क्या यूजेस थे, बफरिंग कैपेसिटी क्या थी, ये सब चीजें हमने डिस्कस किया था। और ये जो चीजें हैं ये सब हम लोग पिछले वीडियो का जो लिंक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जल्दी जाकर देख लीजिए, क्योंकि आगे आप अगर बिना देखे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वो देख लीजिए। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जिन्होंने देख लिया उनके लिए शुरू करता हूँ। तो नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है वो है सॉइल एसिडिटी। तो सबसे पहले व्हाट इज सॉइल एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी क्या है। सो पहला डेफिनेशन है कि एसिड सॉइल जो है इट इज फॉर्म ड्यू टू द लीचिंग ऑफ बेसिस, यानी जो बेसिक बेसिस है। ठीक है, आपका ये सॉइल है, ये सॉइल है, सॉइल का वर्टिकल सेक्शन है। अब इसमें जो ऊपर वाले लेयर में बेसिस रहते हैं, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये जो बेसिस आपके बेसिक आयंस जो आपके सॉइल में रहता है, ये क्या होता है, ये इंटेंस रेनफॉल की वजह से ये लीच डाउन हो जाते हैं और नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीचिंग ऑफ बेसिस। दूसरा है वेदरिंग ऑफ एसिडिक रॉक्स, यानी कोई भी रॉक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रॉक है जिसका पेरेंट मटेरियल, ठीक है, जिसका पेरेंट मटेरियल क्या है, एसिडिक नेचर का है। पेरीमेटल एसिडिक नेचर का, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इज व्हाट, ग्रेनाइट इज एन एसिडिक इग्नियस रॉक। ग्रेनाइट क्या है, एक एसिडिक इग्नियस रॉक है। तो ये जो ग्रेनाइट हो गया एसिडिक इग्नियस रॉक है, इसका क्या है, इसका आप देख सकते हो कि ये जब वेदर होता है तो इसके जो कंटेंट बनते हैं, जो इसका सॉइल बनता है वो एसिडिक नेचर का बनता है। ठीक है, एंड इज इंडिकेटेड बाय सॉइल पीएच। इंडिकेटेड बाय सॉइल पीएच मतलब क्या है कि सॉइल पीएच इसका हमेशा लो रहता है। कितना लो रहता है, हमेशा पीएच लेस देन 6.5 अगर रहा, या फिर लेस देन 7 भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट बताए तो लेस देन 6.5 रहा तो हम लोग उस सॉइल को क्या कहते हैं, एसिडिक सॉइल बोलते हैं। तो एसिडिक सॉइल का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि वो क्या क्या रीजन होता है, लीचिंग ऑफ बेसिस, weathering of acidic rock, and indicated by soil pH, that is low soil pH. It is determined by soil forming factors like rainfall, vegetations, parent rock and hydrological conditions. तो अलग अलग कंडीशंस की वजह से एसिड रन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या है। तो सबसे पहले टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना होता है। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है आपका 329 मिलियन हेक्टेयर। ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। अब इसका 28%, या इसका 28% क्या है, आपका एसिडिक सॉइल है। उसमें भी उस 28% में 9.3 आपका मॉडरेटली एसिडिक है, और 18.9% आपका स्लाइटली एसिडिक में आ जाता है। यानी अगर इस 28% को डिवाइड करेंगे तो हम लोग मोटे मोटे बता सकते हैं कि 8-19% इसका स्लाइटली एसिडिक है, और बाकी के जो 9% है वो आपके मॉडरेटली एसिडिक है। अब इसमें एरिया कितना होता है, एरिया होता है आपका 90 मिलियन हेक्टेयर। ये जो आपका 28% है ये कितना होता है, मतलब ये जो 329 मिलियन हेक्टेयर है इसका 90 मिलियन हेक्टेयर होता है। ठीक है, 28%, उसमें 50% अंडर कल्टीवेशन है। ठीक है, तो जितना हम लोग का टोटल एसिडिक सॉइल है, टोटल एसिडिक सॉइल है, उसका 50% कल्टिवेटेड होता है, और बाकी का जो 50% है वो किस में आता है, वो फॉरेस्ट के अंडर में आता है। यानी फॉरेस्ट सॉइल जो बेसिकली आपके हैं, वो एसिडिक होता है। तो यहाँ से एक डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पे आता है कि टाइप्स ऑफ एसिडिक सॉइल। सबसे पहले आपका एक्सट्रीमली एसिडिक, जो कि लेस देन 4.5, फिर वेरी स्ट्रांगली एसिडिक 4.5 से 5, स्ट्रांगली एसिडिक 5.1 से 5.5, मॉडरेटली एसिडिक 5.6 से 6.0, स्लाइटली एसिडिक 6.1 से 6.1, न्यूट्रल मतलब 6.5 से 7। यानी 6.5 से नीचे अगर कोई सॉइल चला गया तो वो हो जाएगा एसिडिक। उससे ऊपर ये रेंज होता है, ये न्यूट्रल सॉइल का होता है। और 7.5 से ऊपर हो गया तो वो सॉइल आपका हो जाएगा एल्कालाइन या फिर बेसिक सॉइल। ठीक है, ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब आता है मोड्स ऑफ एसिडिटी। मोड्स ऑफ एसिडिटी क्या है, देखिए तीन तरीके का एसिडिटी होता है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपका एक्टिव एसिडिटी, दूसरा है आपका एक्सचेंजेबल एसिडिटी, तीसरा है आपका रिजर्व एसिडिटी। सो एक्टिव एसिडिटी क्या है, एक्टिव एसिडिटी इज बेसिकली ड्यू टू द H प्लस आयंस जो है इन सॉइल सोल्यूशन। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि आपका जो सॉइल है वो तीन फेज में रहता है।
क्या होता है, एक सॉइल प्लस वाटर यानी सॉइल सोल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा सॉइल एज एन एक्सचेंजेबल कैटायन यानी कैटायन एक्सचेंज के फॉर्म में रहता है। एक रहता है जो क्ले पार्टिकल्स है उसके बीच में, उसके इनर पोजीशन, ये आपके क्ले पार्टिकल्स है उसके इनर पोजीशन में जो आपके पार्टिकल्स रहते हैं उसको बोलते हैं नॉन एक्सचेंजेबल। और जो सॉइल फॉर्मेशन से पहले प्राइमरी या सेकेंडरी मिनरल्स के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एज ए पार्ट ऑफ एन प्राइमरी मिनरल। तो जितने भी आयंस है वो बेसिकली चार केसेस में पाया जाता है। सबसे पहले सॉइल वाटर का जो लिक्विड फॉर्म है उसमें मिलता है सॉइल सॉल्यूशन के फेज में और ये इजीली अवेलेबल हो जाता है प्लांट के लिए। दूसरा एज ए कैटायन एक्सचेंज के फॉर्म में, मतलब एक एल्यूमिनियम है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय सिलिकॉन। ठीक है, इस तरीके का एक्सचेंज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज, इसके फॉर्म में। दूसरा होता है नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म में, यानी इन दोनों क्ले पार्टिकल के बीच में फिक्स्ड हो जाता है। और तीसरा एज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेम्ब्रेन, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहले सॉइल वाटर यानी सॉइल सोल्यूशन में जितने भी आपके H+ और आपके Al3+ और आपके जितने भी आयरन, ठीक है, बेसिकली ये तीनों आयंस की वजह से ही आपका सॉइल एसिडिक होता है। तो ये जो तीनों आयंस आपके सॉइल सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से जो एसिडिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। ठीक है, तो H+ आयन इन द सॉइल सोल्यूशन, ये जो पूल है, मतलब ये जो है ये बहुत कम अमाउंट ऑफ है, ये एसिडिटी बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है और बाकी पूल के कंपैरिजन में। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डिटरमाइन द solubility ऑफ मेनी substances एंड प्रोवाइड्स a soil solution environment to which plant roots and microbes are exposed। तो ये आपका प्लांट है, प्लांट का रूट है, और ये सॉइल सॉल्यूशंस में आपके आयंस प्रेजेंट है। तो ये आयंस कितना सोल्यूबल रहेगा उस सॉल्यूशन में वो डिटरमाइन करेगा उस जगह का पीएच, जो कि आपका एक्टिव एसिडिटी डिटरमाइन करता है। जो इसके पास जो माइक्रोब्स है, यहाँ पे मान लीजिए प्लस प्लस में दिखा रहे हैं माइक्रोब्स है, ठीक है, ये माइक्रोब्स भी आपके प्लांट रूट के यहाँ पर एक्सपोज रहता है। तो ये भी कितना इफेक्ट करेगा और कौन कौन सा माइक्रोबियल पॉपुलेशन क्या रहेगा, यानी जैसे कि एसिडिक सॉइल हो गया तो आपका फंजाई होगा, और अगर बेसिक सॉइल हुआ तो आपका बैक्टीरिया होगा। तो ये डिटरमाइन भी करता है आपका एक्टिव एसिडिटी। तीसरा है कि रूट्स के साथ ये सॉइल सोल्यूशन डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो रूट्स का ग्रोथ, रूट्स का न्यूट्रिएंट अपटेक और रूट्स का डेवलपमेंट सब कुछ डिपेंड डिपेंड करता है एक्टिव एसिडिटी की वजह से, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है एक्सचेंजेबल और सॉल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी, ये दोनों नाम ही याद करने की, कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक है, इट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद Al3+ एंड H+ आयन प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज इन स्ट्रांगली एसिड सॉइल्स। अब क्या हो गया, जो दूसरा फॉर्म हमने बताया था, तो पहला फॉर्म क्या था, पहला फॉर्म हमने बताया था सॉइल सोल्यूशन में, लेकिन सॉइल सोल्यूशन फॉर्म में। दूसरा क्या बताया था, एज एन एक्सचेंजेबल फॉर्म, यानी एक्सचेंज होता रहता है। तो एक्सचेंजेबल फॉर्म में जो आपका एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन आयंस है उसमें जो एसिडिटी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंजेबल या फिर सॉल्ट रिप्लेसर। ये क्या होता है, ये एक्टिव एसिडिटी से ज्यादा होता है, लेकिन जो रिजर्व एसिडिटी है या फिर टोटल एसिडिटी है उससे कम होता है। ठीक है, दिस आयन कैन बी रिलीज्ड इनटू द सॉइल सॉल्यूशन बाय कैटायन एक्सचेंज। ये आयंस क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है, ये मान लो आपका क्ले पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज है और ये एल्यूमिनियम आयन, ये तीन नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में रहता है। मान लो यहाँ पे आपका एक कैल्शियम आयन है। अब क्या होगा कि ये जो कैल्शियम आयन है ये जाके यहाँ पे इस एल्यूमिनियम आयन को यहाँ पे रिप्लेस करके इस एल्यूमिनियम आयन को सॉइल सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा। ठीक है, तो दिस आयंस कैन बी रिलीज्ड इनटू द सॉइल। ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म है, अच्छा तीसरा नहीं, इससे पहले पता करना होगा कि एक्सचेंजेबल एसिडिटी क्या है। कि एक्सचेंजेबल एसिडिटी इज वेरी हाई इन सॉइल एंड मॉडरेट टू स्ट्रांगली एसिडिटी विद डिफिकल्ट टू न्यूट्रलाइज। ठीक है, सो इसमें वेरी हाई होता है सॉइल में, लेकिन ये मॉडरेट टू स्ट्रांगली एसिडिक होता है और इट्स डिफिकल्ट टू न्यूट्रलाइज एट ए पीएच, एट अ पर्टिकुलर गिवन पीएच। ठीक है, एक्सचेंजेबल एसिडिटी इज हाईएस्ट फॉर स्मेक्टाइट, इंटरमीडिएट फॉर वर्मिकुलाइट एंड लोएस्ट फॉर केरोलिन। मतलब अगर आपका पीएच है, मान लो कि आपका पीएच है 6, ठीक है, आपका पीएच है 6, तो 6 पीएच पे अगर हम लोग उस सॉइल में स्मेक्टाइट, वर्मिकुलेट और क्योलिनेट का देखेंगे, तो स्मेक्टाइट का सबसे ज्यादा होगा, फिर वर्मिकुलेट का होगा, फिर क्योलिनेट का होगा, SVK, ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्मेक्टाइट, वर्मिकुलेट और क्योलिनेट। रेसिडुअल एसिडिटी, रेसिडुअल एसिडिटी क्या है, ये होता है
जो H+ और Al3+ नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म है, यानी जो फिक्स्ड है, क्ले पार्टिकल्स के बीच में फिक्स्ड है, इसकी वजह से जो होता है, दिस आर बाउंड इन नॉन एक्सचेंजेबल फॉर्म बाय द क्ले और ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल. As the pH increases, the bound H+ ion dissociates and bound the aluminum ions are released in the form of AlOH3. तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फिक्स्ड फॉर्म में रहता है. जब भी सॉल्यूशन में या फिर सीईसी फॉर्म में, मतलब एक्सचेंजेबल फॉर्म में या सॉल्यूशन फॉर्म में एल्यूमिनियम का कमी हो जाता है, एल्यूमिनियम आयन का कमी हो जाता है, तब ये आयन से रिलीज होता है, नहीं तो ये हमेशा फिक्स्ड रहता है. और ये बहुत ज्यादा हाई रहता है. ये 1000 टाइम ग्रेटर देन एक्सचेंजेबल एसिडिटी एंड 5000 या फिर 10,000 टाइम ग्रेटर देन द आपका एक्टिव एसिडिटी. ये हो गया आपके तीन तरीके का एसिडिटी. और टोटल एसिडिटी क्या है? टोटल एसिडिटी और इज द सम ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ एसिडिटी. देयर इज एक्टिव एसिडिटी, सॉल्ट रिप्लेसेबल एसिडिटी एंड रेसिडुअल या फिर रिजर्व एसिडिटी. इन तीनों एसिडिटी जो हमने पढ़ा है, इन तीनों का सम अप अगर करेंगे तो आपका देता है टोटल एसिडिटी. आगे बढ़ते हैं. तो अब आता है एक टर्म जो है आपका पोटेंशियल एसिडिटी. पोटेंशियल एसिडिटी कुछ नहीं है. पोटेंशियल एसिडिटी बस उन्हीं सॉइल में पाया जाता है जहां पे आपका वाटर लोड कंडीशन हो. ठीक है, आपका जहां पे कंडीशंस वाटर लोड हो, जैसे कि एक में वाटर लोड कंडीशंस, फॉर एग्जांपल ये आपका सॉइल थोड़ा सा सराउंडिंग सॉइल से थोड़ा सैलो है, यहाँ पे वाटर लोड कंडीशंस है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वाटर लोड कंडीशंस हो जाता है, यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाती है, वो कम हो जाता है, यानी ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है. जैसे ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है तो जो माइक्रोब्स होते हैं, यहाँ पर भी तो माइक्रोब्स रहते हैं, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, ये सल्फर से, माइक्रोब्स क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज करता है, ये स्विच कर जाता है एनएरोबिक फॉर्म में, और ये सल्फर से अपना रेस्पिरेशन करता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके सल्फेट आयंस बना देता है. ठीक है, यही सल्फेट आयंस जब H+ आयंस प्रेजेंट रहते हैं वहां पे, उसके साथ मिक्स होता है, यानी उसके साथ ज्वाइन होता है. ठीक है, उसके साथ ज्वाइन होता है तो वो बना देता है आपका H2SO4. या फिर अगर यहाँ पे आपका आयरन रहा और उसके साथ भी आपका सल्फेट आके जुड़ गया, तो वो भी आपका बना देता है FeSO4, जिसके वजह से आपका जो पीएच होता है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लो हो जाता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिड सल्फेट सोयल या फिर कैटक्लेस या फिर करी सेल. अब इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या लिखा है. यहाँ पे लिखा है कि इफ ड्रेनेज excavation or other disturbances introduce oxygen into normally anaerobic soil, oxidation of sulfur may produce large amount of acidity. So basically क्या होता है कि जब वाटर लोड कंडीशंस रहता है ऑक्सीजन कम हो जाता है, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत ड्रेनेज या फिर थोड़ा बहुत एक्सकेवेशन या फिर डिस्टर्बेंसेस होता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन इसमें आ जाता है. और जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है, वो क्या होता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन कर देते हैं. एक तो माइक्रोबियल के थ्रू भी होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया, एक ऑक्सीजन के थ्रू भी होता है, और सल्फेट प्रोड्यूस होता है. द टर्म पोटेंशियल एसिडिटी रेफर्स टू द एसिडिटी व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय सच रिएक्शन. द एसिड सल्फेट सॉइल कंटेनिंग आयरन सल्फाइड मिनरल्स आर पोटेंशियल एसिडिक सॉइल. ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि FeS2 है, ये FeS2 क्या देता है, Fe2+ देता है, और वही Fe2+ आपका सल्फेट आयंस के साथ रिएक्ट करके आपका FeSO4 बना देता है, एंड दैट इज द एसिडिक सॉइल या फिर एसिड सल्फेट सॉइल या फिर पोटेंशियल एसिडिटी. इन अनडिस्टर्ब सॉइल दैट इज दे रिमेन वाटरलॉक्ड एंड आर हार्मलेस. तो जैसे अनडिस्टर्ब कंडीशन, यहाँ पे तो डिस्टर्बेंस होता है, जब अनडिस्टर्ब कंडीशन में रहता है ये क्या होता है कि ये वाटरलॉक्ड और हार्मलेस रहता है. बट इफ ड्यू टू ड्रेनेज एटसेट्रा एयर एंटर्स इनटू द सिस्टम, बोथ sulfur and irons are oxidized and changing the potential acidic sulfate soil to active acid sulfate soil. Ultimately, such soil produces a large quantity of sulfuric acid, which brings down the pH to 4 or less. तो बेसिकली वो क्या होता है कि आपका H2SO4 फॉर्म होता है, और उसकी वजह से आपका pH 4 से भी कम हो जाता है. ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये बाद में भी बहुत बार आएगा, तो आपको ये जानने का जरूरत है. अब आता है कि फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल एसिडिटी. ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है सॉइल एसिडिटी के लिए. सबसे पहला है एसिडिक पैरेंट मटेरियल. एसिडिक पैरेंट मटेरियल मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई एसिडिक इग्नियस रॉक है, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, सेडिमेंट रॉक जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, ये एसिडिक नेचर के होता है. इनका जब वेदरिंग होती है तो ये जो सॉइल्स बनाते हैं वो एसिड सॉइल.
दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है वो आपके सॉइल में भी प्रेजेंट है। कैसे आता है वो एटमोस्फेयर प्रेजेंट? वो CO2, एक तो आपका हो गया रूट्स जो है, ये रूट्स रेस्पायर करके CO2 रिलीज करते हैं। यही CO2 सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके बना देता है कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। वही कार्बोनिक एसिड आपका क्या होता है, बाद में डिसोसिएट करके कार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस करता है जो सॉइल को एसिडिक कर देता है। ठीक है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, रूट रेस्पिरेशन, dissolves in water to form weak carbonic acid. This acidified water percolates through the soil and causes soil acidity gradually. The percolating water continues to move small amount of H plus ion which replaces solubilized basic cations such as calcium, magnesium, potassium and sodium ions, and this replaced cations reaches from the root zone. तो ये जैसे ये कार्बोनेट आयंस है और ये H प्लस आयंस में ब्लीच हो जाता है। H प्लस आयंस क्या करता है, H प्लस आयंस जाके सॉइल में जो एक्सचेंजेबल फॉर्म में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस है उनको रिप्लेस करके वहां पे जाके जुड़ जाता है, और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि H प्लस आयन की वजह से सॉइल आपका एसिडिक हो जाता है। तीसरा है कॉन्टिन्यूअस यूजिंग ऑफ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स। तो जो एसिड फॉर्मिंग या फिर एसिड कंटेनिंग फर्टिलाइजर उसको हम अगर कंटिन्यूअसली यूज करेंगे तो वो आपका सॉइल को एसिडिक कर देता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल एमोनियम सल्फेट, एमोनियम फॉस्फेट एंड DAP। ठीक है। ये जो एमोनियम फर्टिलाइजर्स है ये क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है थ्रू नाइट्रोबैक्टीरिया, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोमोनास। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ठीक है। और ये H प्लस आयन रिलीज करता है। जैसे ये NH4 से NH4 से NO3 बनता है। ठीक है। तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, तो इसने क्या रिलीज कर दिया, H प्लस आयन रिलीज कर दिया। और जो H प्लस आयन इसने रिलीज कर दिया दैट कॉजेस द एसिडिटी इन सॉइल। फिर H प्लस आयन रिलीज बाय द प्लांट रूट। कुछ प्लांट रूट्स होते हैं जो कि H प्लस आयन रिलीज करते हैं और जो कि एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स में जाके सॉइल को एसिडिक बना देता है। फिर आता है आपका एसिड रेन। एसिड रेन जैसे ये रिएक्शन आप देख सकते हो कि बेसिकली ये सल्फर कंपाउंड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड, हाँ, ये सारे क्या होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देता है, जो कि बाद में आपके एसिडिक रेन सॉइल बनाने में हेल्प करता है। फिर आता है क्रॉप रिमूवल ऑफ बेसिक। जो क्रॉप्स है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो आपके पोटेशियम आयंस है, ये बेसिकली आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। जो 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसमें से ये 3 बेसिक कैटायंस है। इन बेसिक कैटायंस को ये एक्सेप्ट प्लांट अपटेक कर लेता है बहुत ज्यादा, तो सॉइल एसिडिक बन जाता है। ठीक है। फिर सॉइल कंटेनिंग पायरेट्स, ये मैंने पहले ही बताया था कि जो सॉइल्स है वो पायरेट्स बनता है, पायरेट्स रहता है। पायरेट्स क्या होता है, ये रिएक्शन आप देखो, ये पायरेट्स है। ठीक है। ये पायरेट्स है और ये जो पायरेट्स है ये वाटर के साथ, मतलब पानी में जो वाटर है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस सल्फेट बनाता है। फेरस सल्फेट बाद में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बन के फेरिक सल्फेट बनाता है। ठीक है। और पायरेट और फेरिक सल्फेट रिएक्ट करके फिर से फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और अल्टीमेटली ये जो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बन रहा है ये आपका सॉइल को एसिडिक बनाता है। बेसिकली ये आपका ये जो बनता है ये आपका है पोटेंशियल एसिडिक सॉइल, या फिर आपका बन जाता है एसिड सल्फेट सॉइल। ठीक है। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपका सॉइल एसिडिक बन जाता है। अब आता है आपका हार्मफुल इफेक्ट। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है आपका सॉइल एसिडिटी का? सबसे पहला जो है वो होता है कि कुछ प्लांट्स है जो कि लो पीएच पे ग्रो नहीं करता है, दे आर नॉट अडेप्टेड टू एसिडिक कंडीशंस, तो उनका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। सबसे पहला टॉपिक पॉइंट तो ये हो गया कि एसिडिक सॉइल की वजह से प्लांट, कि हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर का मेन थीम ही है कि हम लोग को मोर एंड मोर क्रॉप्स प्रोड्यूस करना, बेनिफिशियल टू फार्मर्स, बेनिफिशियल टू द इकोनॉमी। लेकिन वही यहाँ पे खत्म हो जा रहा है क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जो आर वेरी सेंसिटिव टू लो पीएच। फिर आता है आपका एलिमेंट्स सच एज आयरन, मैंगनीज एंड एल्यूमिनियम। ठीक है। ये सॉल्यूबल बन जाते हैं टॉक्सिक लो पीएच। मतलब पहले भी मैंने बताया था कि लो पीएच में क्या होता है कि लो पीएच में एल्यूमिनियम, मैंगनीज और आयरन जो है ये आपका सॉल्यूबल फॉर्म में बन जाता है। ठीक है। और जैसे ही ये सॉल्यूबल बन जाता है, ये मैंने पीएच के टाइम में भी डिस्कस किया था, पिछले वीडियो में देख लेना। ठीक है। तो ये टॉक्सिक हो जाता है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक बन जाते हैं। यानी बहुत ज्यादा सॉल्यूबल मतलब क्या है, बहुत ज्यादा प्लांट्स के लिए अवेलेबल बन जाता है। जैसे ये प्लांट्स के लिए ज्यादा अवेलेबल बन जाएंगे प्लांट्स के लिए टॉक्सिक बन जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चाहिए। और जैसे ये टॉक्सिक बन जाते हैं प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। फॉस्फोरस एंड मोलिब्डेनम जो है ये इनसोल्यूबल बन जाते हैं लो पीएच में, अनअवेलेबल हो जाता है, तो इसके डेफिशिएंसी शो करती है।
बेसिस जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये लिस्ट आउट हो जाता है या फिर इसका डेफिशिएंसी जो है नोटिस किया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर डेफिशिएंसी भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका रिडक्शन कम हो जाता है, उसका डिकम्पोजिशन कम हो जाता है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है। अब एसिडिक सॉइल में बैक्टीरिया तो कम रहता है, ठीक है, एक्टिनोमाइसीट्स भी कम रहता है, क्या रहता है, फंगी थोड़ा बहुत रहता है। फंगी कितना ही करेगा, इसका डिकम्पोजिशन रेट बहुत स्लो होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जो कि मेजर जिनका फॉर्म ऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है वो आपका डिफिशियंट हो जाता है। तो ये 5 इसके यूजेस है। छठा यूज क्या है? छठा यूज ये है कि ये कुछ कुछ एक्टिविटीज जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन और वेरियस माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, इन सबको भी ये रिड्यूस कर देता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, ये सारे एक्टिविटीज जितने भी आपके सॉइल में पाया जाता है इन सबको ये रिड्यूस कर देता है। अब आते हैं एक टर्म पे जिसका नाम है लाइम पोटेंशियल। ठीक है, तो लाइम पोटेंशियल टर्म किसने दिया था? सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही पूछा था कि लाइम पोटेंशियल किसने दिया था, वो था स्कोफील्ड एंड टेलर 1955। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, लाइम पोटेंशियल ने क्या बताया? लाइम पोटेंशियल ये बताया कि हमने जो यूज किया था सॉइल प्लस वाटर पीएच डिटर्मिनेशन के लिए, इसको सेक किया था, फिर उसका पीएच हमने पीएच मीटर से डिटरमाइन किया था। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें वाटर कंटेंट के साथ साथ पीएच का वेरिएशन आता जा रहा है, और भी अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन के साथ साथ आपका पीएच में वेरिएशन आता जाता है। तो स्कोफील्ड एंड टेलर ने क्या बताया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर एंड सॉइल, लेट अस यूज 0.01 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सॉल्यूशन पूछा जाता है कि लाइम पोटेंशियल में कौन सा कंपाउंड या फिर कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो बेसिकली लाइम पोटेंशियल के लिए कैल्शियम सॉल्यूशन यूज किया जाता है। और उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया, ये आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये कोई भी काम का नहीं है, बस उनको ये चीज याद रखना है कि उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया है। और फॉर्मूला क्या था? पीएच इक्वल्स टू हाफ पी सी ए, ठीक है, यानी पीएच इक्वल माइनस हाफ ऑफ पी कैल्शियम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लाइम पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक चीज और यहाँ पे याद रखना है, वो है हायर द लाइम पोटेंशियल, मतलब जितना ज्यादा लाइम पोटेंशियल होगा उतना कम उसका बेस सेचुरेशन होगा, उतना लोअर कैल्शियम और अदर अवेलेबिलिटी कम होगा, और एसिडिटी उतना ज्यादा होगा। मतलब लाइम पोटेंशियल जितना ज्यादा, एसिडिटी उतना ज्यादा, जितना ज्यादा एसिडिटी उतना ज्यादा आपका एल्यूमिनियम आयंस और ये सब का अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, और कैल्शियम मैग्नीशियम आयन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एसिड सॉइल। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल, लाइम रिक्वायरमेंट, और आपके लाइम रिक्वायरमेंट, और भी सारी चीजें जो आप लोग का फर्दर टॉपिक में डिस्कशन करना है। लेकिन अभी के लिए आपका एसिड सॉइल इतना ही था, इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और भी कुछ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐड अप करना है तो वो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।